अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम। चलो जी चलो। सर, वालेकुम सलाम सर। चलिए, ग्रेट। वालेकुम की आवाज आ रही है। चलिए, ग्रेट। अच्छा बच्चों, थोड़े से रुकते हैं। अभी थोड़े से पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर स्टार्ट करते हैं जरा 5-10 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आ, जब अजान हो तो बता देना यार, हम मुशी कर लेंगे थोड़ी देर। अच्छा, ये हमारा पिछला सेशन था जो कि हमने स्टार्ट किया था बेसिकली बिजनेस इनकम के ऊपर। तो आप सब लोग, अनीक भाई, जो भी मतलब बकिया पार्टिसिपेंट्स हैं, काइंडली मतलब थोड़ा सा सवालों के लिए तैयार हो जाएं, सारे के सारे। जिसने सेशन अटेंड नहीं किया वो काइंडली बता देना, क्या कहते हैं, वो बता दें कि वो सेशन अटेंड नहीं किया ना उन्होंने। ठीक है। अच्छा, ये हम डिडक्शन की बात कर रहे थे, जिस पे ज़्यादा फोकस किया था हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस से। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उसमें अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो डिडक्शन किस सेक्शन में होगी? अगर आप गुड्स दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो चलें ये आप बताएं अनीक भाई। चलें बताएं ना आप। सर, आई थिंक 153। ठीक है। तो और क्या कहते हैं, अदनान भाई, कि मुझे याद नहीं वो थे कि नहीं थे लास्ट सेशन में। हामिद रियाज भाई, ये सर हमाद। मैं एब्सेंट हूँ। अच्छा, चले कोई मसला नहीं, आपने सेशन नहीं लिया बच्चे फिर ऑनलाइन? सर, ये इमरजेंसी है बलूचिस्तान में, ये ठीक। फ्लड की। तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बिजी रहा अच्छा, लास्ट 2 वीक्स। अभी तक फिर फ्लड आया है कोई? यार क्या सीन है वहां पे? नहीं सर, ये जो फ्लड आया था ना, ये जो बारिशें हुई थी मानसून की, हाँ जी। तो सर अभी तक लोग जो उनसे वापस प्लेस नहीं हुए अपनी जगहों पे। अच्छा अच्छा अच्छा। डिस्प्लेस ही है, अभी तक पानी बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा उतरा नहीं है। चार ठीक। चार फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है सर। और अच्छा। सर्दी स्टार्ट हो गई है। हम्म। तो मैं अभी लास्ट वीक भी जाफराबाद और नसीराबाद से कल रात को आया हूँ। चलो गुड, कोई नहीं यार जी। बच्चे, खिदमत खल करते रहो, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा और अल्लाह तुम्हें थैंक इसका यू सर। हिसाब देगा। चलो बच्चे, गुड थैंक है। यू सर।
बच्चे बट सेशन ले लेना यार, जो पिछले आपके मिस हुए ना जरा सुन लेना, आप उनको देख लेना, ठीक है बच्चे? श्योर कोई सर, श्योर सर। क्वेश्चन? हमारे रियाज भाई, चलिए आप बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट में और सर्विस में और इसमें क्या फर्क होता है? सर ये कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस भी होती है और गुड्स भी होती है, लेकिन ये टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। टाइम फ्रेम नहीं होता वैसे उसमें, ठीक है, टाइम फ्रेम की बात नहीं होती, गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठे हों तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, टाइम फ्रेम वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक। और ये बताओ कि जैन भाई आप थे लास्ट सेशन में? नो सर, अटेंड नहीं किया था। इंशाल्लाह आज मैं अपना प्रीवियस लेक्चर भी अटेंड कर लूंगा। वो बच्चों किस किस ने अटेंड नहीं किया, चलो वो बताए मुझे, लास्ट सेशन किसने अटेंड नहीं किया वो बताए। सर लास्ट 2 सेशंस मैंने भी अटेंड नहीं किए, मेरा कोविड पॉजिटिव था। ओए, अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह सर रिकवर कर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इस वीक में मैं रिकवर कर जाऊंगा चलो अभी इंशाल्लाह। भी अभी आज भी का कोविड तुम्हें चिपका हुआ है यार। सर बस पता नहीं कहाँ से चिपक पड़ा है। चलो, लास्ट नहीं लिया। चलो कोई नहीं यार। तो हमारी क्लास में कितने बच्चों ने सेशन लिया लास्ट वाला? एक अनीक भाई हैं, ये तो मुझे अब भूलते ही नहीं है, इतने इनके सवाल होते हैं माशाल्लाह से, अच्छा लगता है। कोर्स किसने अटेंड किया था लास्ट सेशन? आप में से कोई और बचा है जिसने लास्ट सेशन अटेंड किया? और ਤੁਹਾਡੀ खैर हो बच्चों, क्या कर रहे हो? मतलब मैं आगे से आगे चलता जा रहा हूँ, पीछे आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली बात तो ना करो ना, सुनते रहो ना बच्चे, सेशन तो सुनो ना, एटलीस्ट ये ना करो। मैं आगे जब चला जाऊंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज रहोगे ना, इस तरह ना करो। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ बच्चों, जिसने लास्ट सेशन नहीं लिया, लास्ट सेशन ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन आप सेशन ले लें लाजमी, ऑनलाइन आप पढ़ें उसको, सुने उसको, देखें उसको। तो मैं थोड़ा सा पिछले सेशन से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम की आज लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है, होपफुली एक्सटेंड हो जाएगी जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगी, नहीं भी होती जिन्होंने एक्सटेंशन फाइल की, एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं तो उनकी एक्सटेंशन फाइल कर दीजिएगा, कोई चीज़ सवाल रह गए हो तो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको रिटर्न में कोई दुश्वारी ना आए। तो मैंने आप लोगों से पिछले सेशन में कहा था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स पढ़ के आइएगा, बट मैंने सेशन स्टार्ट कर लिया था इनकम फ्रॉम बिजनेस से। उसकी रीजन ये थी कि यही, क्योंकि रिटर्न आने वाली थी, मैंने कहा किसी किसी बच्चे की होगी कोई ना कोई रिटर्न, अगर नहीं भी है तो फिर एक सेशन है वो कर लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, थोड़ा लेंथी सेशन है, तो रीजन ये थी इसकी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस का बेसिकली मतलब, अगर मैंने कोई कोई चीजें मैंने स्किप कर दी बीच में तो अब दोबारा समझा देता हूँ। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में और एक सैलरीड इंडिविजुअल में एक सिंपल सा फर्क है कि सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस इंडिविजुअल जो होते हैं, वो दोनों में जो सैलरी वाला है उसको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, और जो एम्प्लॉयर खुद होता है जो वो काम कर रहा होता है तो उसकी इनकम फॉल करती है इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में। अब इसके अलावा ये बात थी कि अगर कोई एक बिजनेस कर रहा है प्रॉपर्टी का, एक बिजनेस कर रहा है कैपिटल गेन्स का एक तरह से, तो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम फॉल नहीं करेगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में, यूजली वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी। एक सेपरेट ब्लॉक भी बनता है उसके लिए, खैर वो जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपको दिखाएंगे उसका कि वो कैसे इम्पेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस में पॉइंट सिंपल सी कुछ ये थे कि जो भी आपका प्रॉफिट और गेन आ रहे होते हैं, प्रॉफिट या गेन्स आपके बिजनेस इनकम से, अब इसमें सोल प्रोप्राइटर भी शामिल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी शामिल है, इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो भी शामिल है, सिंगल मेंबर कंपनी भी हो वो भी शामिल है। तो इसमें सारे बिजनेसेस की इनकम इसके अंदर शामिल हो जाती है, तो हर तरह के बिजनेस की। अगली बात क्या है इसमें, अगली मेन बात यह है कि आप, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप लोग डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप घर में करते हैं कि आपको पूरे साल में एक इनकम रिसीव, आप पूरे महीने में एक इनकम रिसीव होती है, उस इनकम में से आप कुछ ना कुछ एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। आपको जैसे तनख्वाह मिलती है तो वो एक तरह से आपका एक लमसम पैसे मिल रहे हैं, अब आप उसमें से आप अपने खर्चे निकालेंगे तो कुछ आपके पैसे बच जाते हैं।
आया वो आप सेव कर लेते हैं या आया वो आप इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह बिजनेस का भी सेम सिनेरियो होता है कि कुछ जो भी आपने सेल्स की हैं, या वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या सेल ऑफ गुड्स है, या सेल ऑफ सर्विस है, कुछ भी आपने सेल किया है, कोई भी चीज आपने रेंडर की है किसी को, उससे जो भी पैसा आता है वो आपका रेवेन्यू बन जाता है। उस रेवेन्यू में से आप एक सेट ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। उस एक्सपेंसेस जब आप माइनस करते हैं, उसके अंदर से फिर आपका एक अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है। उस वो अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जिसे कह लें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से निकलता है। उस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर से फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारा एफबीआर मानता है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो एफबीआर नहीं मानता। इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहीं पे हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एडमिट करता है, उसे हम एडमिजिबल एक्सपेंस कहते हैं। कहीं पे वो नहीं एडमिट करता तो उसको इनएडमिजिबल करते हैं। दूसरी बात यह है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक सिंपल एक्सपेंस होता है कि आपने गाड़ी ले ली है, ये पाकिस्तान की बात छोड़ दें, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो जब उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जैसे शोरूम से निकलती है, लेट्स से मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तो कनाडा के अंदर ये होता है कि होंडा सिविक लेटेस्ट निकलती है तो वो $30,000 $35,000 की होंडा सिविक है वहां पे। लेकिन जैसे ही वो शोरूम से बाहर निकलती है तो उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 पे चली जाती है, वो वैसे डेप्रिसिएट हो जाती है क्योंकि मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यहाँ पे फर्क ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि डेप्रिसिएशन जो एसेट्स की है उनका एक रेट तय है कि हर साल आपने लेट से एक गाड़ी ली है किसी भी बिजनेस के लिए, वो गाड़ी बिजनेस में यूज हो रही है, तो हर साल आपने 30% ऑफ दैट एसेट एक्सपेंस लेना है। मतलब आपने कोई भी एसेट बाय कर लिया, 1 करोड़ का एसेट बाय कर लिया, आपने हर साल 30% ऑफ दैट एसेट, जो कि क्या बनेगा, लेट से कि एक पहले साल आपकी वैल्यू 1 करोड़ थी, आपने शोरूम से निकलवाई गाड़ी, लेकिन अगले साल अकाउंट्स जो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उसकी कीमत 70 लाख होगी, और उस सेकंड ईयर क्या होगी, 70 लाख का 30%, वो माइनस कर दें, रिमेनिंग आपकी वैल्यू बच जाएगी। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सीक्वेंस वाइज चल रहा है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सीक्वेंस वाइज होते हैं, बट वहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़ा कम होता है। मतलब वो कहते हैं कि हर गाड़ी की वैल्यू 10% हर साल कम होती है। तो वो अगर पहले साल क्या कीमत है, 1 करोड़ की आपने खरीदी है, तो जब साल खत्म होता है तो उसकी वैल्यू 10% कम हो जाती है, मतलब 90 लाख बच जाती है। और फिर उससे अगले साल क्या वैल्यू होगी, 90 लाख का 10% ले, 9 लाख रुपए 90 लाख में से माइनस करें तो आपकी वैल्यू बच जाती है 81 लाख रुपए। सो वो कम रेट पे डेप्रिसिएट कर रहे होते हैं इनकम, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जबकि हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ज्यादा रेट पे डेप्रिसिएट कर रहा होता है। बट पॉइंट ये है कि जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल जाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलने के बाद कुछ एक्सपेंसेस आपके इनएडमिजिबल होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस आपके एडमिजिबल एक्सपेंस होते हैं। एडमिजिबल एक्सपेंस की कुछ शराइत होती हैं कि एडमिजिबल एक्सपेंस आप लोगों को अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मुझे बीच में रोकिएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर अच्छा बच्चे अजान हो रही है, मैं रुक जाता हूँ। एक जगह पे अजान हो रही है। अच्छा, बच्चों, एडमिजिबल और इन एडमिजिबल एक्सपेंस की किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सर ये एक बार बच्चे क्या कहा है?
असल में अजान हो रही थी तो मैंने सुना नहीं। अच्छा, सर काइंडली रिपीट कर दें अगर हाँ बच्चे मैं रिपीट करता हूँ, क्यों नहीं? मैंने कहा सर काइंडली रिपीट कर दें ब्रीफली। हाँ हाँ बच्चे बेफिक्र रहो, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। छोड़ दीजिए। अच्छे कि मैं आपको किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखा देता हूँ। और जो स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, जी सर। गुड हो गया बच्चे। अब मैं आपको इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों बताओ। सर जैसे ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एफबीआर के ऑर्डिनेंस में रेट का इतना डिफरेंस है, तो फिर एफबीआर के हिसाब से तो वो एसेट जल्दी बुक वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर चल रहे हो तो उनके बैलेंस शीट में तो वो यानी भी शो हो रही होगी, तो फिर ये कैसे कंसिडर? बच्चे रिटर्न के अंदर ना हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाते हैं, वो वहां पर फिर हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अब ये, अब पहले मैं स्टार्ट से थोड़ा सा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको क्लियर करता हूँ। ये आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आ रहा है टर्नओवर, नोट नंबर 21 पे, कॉस्ट ऑफ सर्विस 22 पे आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मार्केटिंग, फाइनेंस कॉस्ट। ये उसने बता दिए हैं कि ये आपकी सेल थी, टर्नओवर नोट नंबर 21 में 6.7 बिलियन की सेल आ रही है। उनकी एक्सपेंस कितना हुआ? 5.7 बिलियन का। यह आगे ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1.02 बिलियन का, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट जब तीनों को ऐड करके जब भी हम करते हैं तो हमारा लॉस बन रहा है 205 मिलियन का, ठीक है। इस लॉस के अलावा हमारे पास नोट 26 में आ रही है 369 मिलियन की अदर इनकम। तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेशन हमारा बन जाता है 163 मिलियन, ठीक है। अब इसके आगे टैक्सेशन आ गया, वो एक सेपरेट ही चीज है। सो कहने का मतलब ये है कि एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, हमारा जो प्रॉफिट बना है वो 163 मिलियन बना है, ठीक है बच्चों। अब यही चीज जब हम रिटर्न में जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट होगी। वहां पर डिफरेंट ऐसे होगी कि, ये मैं देखता हूं, यहां पर जो टैक्स टैक्स चार्जेबल बना हुआ है 34 मिलियन का बना हुआ है, 34 मिलियन का बिल्कुल, ठीक है। और वहां पर टैक्स थोड़ा डिफरेंट बन रहा था। उसकी रीजन ये है, अब यहां पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपके सामने 282 मिलियन का, ठीक है बच्चों। जबकि यहां पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1.02 बिलियन का। ये बेसिक फर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिटर्न में मजीद एक्सप्लोर करते हैं। यहां पर हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने निकाला है 163 मिलियन का, जबकि हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट निकल गया है वो आया हुआ है 156 मिलियन का, जिसे कह लो आप ना, सॉरी 163, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम आ रहा है। तो टैक्सेशन का इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है।
कोई बच्चा बोल रहा है आप में से? अच्छा, चलें, हम इसको आगे मजीद लेके देख चलते हैं। उस इन सब बातों की रीजंस क्या है, इन चीजों की रीजंस क्या है। यहां पर अगर आप देखें तो इस एडमिजिबल ये आ रहे हैं इन एडमिजिबल डिडक्शंस, और यहां पर आ रहे हैं एडमिजिबल डिडक्शंस। ठीक है, एडमिजिबल और इन एडमिजिबल का क्या क्या मेन फर्क होता है। वो एक्सपेंसेस जो कि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलाउएबल हैं, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो हमारे सारे के सारे फॉल कर जाएंगे एडमिजिबल एक्सपेंसेस में, जो कि ये ऊपर हमने एक तरह से मेंशन कर दिए हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलाउएबल नहीं है, वो उसको कहते हैं इन एडमिजिबल डिडक्शंस। अब वो यहां पर हमने मेंशन कर दिए 21 मिलियन के, 2.4 मिलियन के, 35 मिलियन के। ये कौन सी है? एड बैक अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, एड बैक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और कुछ और इन एडमिज डिडक्शन इसमें वो हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो इसमें वो आ रहे हैं अदर एडमिजिबल डिडक्शन पे। तो इन तीनों को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फिलहाल यहां तक नहीं मान रहा। वो क्या मान रहा है? टैक्स अमोर्टाइजेशन ऑफ द करंट ईयर, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ द टैक्स डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस फॉर द करंट ईयर, और कोई और एडमिजिबल डिडक्शंस, ये हमारे हाथ में होते हैं कि हमने रिटर्न खुद भरनी होती है। यहां पर हमने 21 मिलियन एज इट इज डाल दिया जो ऊपर आ रहा था। हमने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं मानता, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को मानना चाहिए। उसकी रीजन, इस 21 मिलियन की रीजन मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन अभी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन समझें। अच्छा बच्चों, डेप्रिसिएशन में और अमोर्टाइजेशन में क्या फर्क है, किसी को पता है बच्चों? सर बताओ। ये डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स पे लगती है और अमोर्टाइजेशन वो टेंजिबल जो एसेट्स पे है और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक हो गया। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं? और जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है या पेटेंट राइट्स है, गुड, ठीक जिनको है, हम देख ट्रेडमार्क हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें मार्क। हैं, सॉफ्टवेयर सर फॉर्मूला। लाइक कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी गुडविल होती है। ठीक हो गया बच्चे। इसी तरह हर चीज की ना, जिस तरह एक एसेट्स होते हैं जो फिजिकल पड़े होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकल नहीं होते। जो फिजिकल एसेट्स नहीं है उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स की क्लासिफिकेशन में लिखते हैं, बट वो हमारे एसेट्स जरूर होते हैं। इस सॉफ्टवेयर की विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी वैल्यू कम होती रहती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। किसी भी ट्रेडमार्क की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होनी चाहिए, बाज़ औक़ात बढ़नी चाहिए। सो ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन वो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है जो एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होती है, जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन या टैक्स अमोर्टाइजेशन वो होती है जो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होती है। ठीक है बच्चों, मेन फर्क ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमने जो टैक्स अमोर्टाइजेशन हमने बताई है, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और जो टैक्स अमोर्टाइजेशन है, हमने कहा दोनों सेम है। उसकी सिंपल रीजन ये है कि अकाउंटिंग और एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर दोनों का एक ही रेट चल रहा है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, यहाँ पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ रही 35 मिलियन की, जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन आ रही है हमारी 11 मिलियन की। ये हमारी कहाँ से निकली है, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे। एक बच्चे का सवाल था ना कि फर्क आता है। ये है बेसिकली एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल है जो हर कंपनी का एसेट, जिसके पास एसेट्स हों, यूजुअली जो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, उनके पास एसेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, फर्नीचर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर अमोर्टाइजेशन लग रही होगी। ठीक है बच्चे, फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ये सब चीजें चल रही हैं। ये आ रहा है बेसिकली हमारे पास ना, अमोर्टाइजेशन का ऊपर शेड्यूल आ रहा है। अब मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। अब डेप्रिसिएशन कहीं पे मतलब यूज होती है हमारे, क्या कहते हैं, बिल्डिंग पे कभी डेप्रिसिएशन होती है, बाज औकात नहीं होती। कोई कहते हैं कि नहीं होती, लेकिन रियलिटी ये है कि बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती है, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं। ठीक है, तो इसी तरह अब ये हमारे पास WDV क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू या ब्रॉड फॉरवर्ड। जो पिछले साल जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू थी वो 17 मिलियन आ रही थी,
इस साल कोई उसमें ना खत्म हुआ है कुछ, ना कोई हमने बिल्डिंग का कोई हिस्सा बेचा है, ना ही कोई हमने एडिशन की है। इसका एक्सटेंट ऑफ यूज 100% था। इस साल जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने नहीं लिखा एडिशन यूज इन पाकिस्तान, हमने कहा कि कुछ भी एडिशन यूज इन पाकिस्तान नहीं है, लेकिन जो एडिशन हुई है वो यहाँ पर हमने 5.8 मिलियन दी थी। इसका एक्सटेंट ऑफ यूज इतना बता दिया। फर्स्ट ईयर अलाउंस या इनिशियल अलाउंस, उसको जो फर्स्ट ईयर मिला करता है उसको इनिशियल अलाउंस कहते हैं, तो वो हमें 879 का मिल गया, और डेप्रिसिएशन उस पर अलहदा से मिल जाती है। तो ये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी बन गई। सो इन सब को अगर टोटल कर देंगे तो वो उतनी आ रही होगी जितनी कि हम पहले ऊपर में बता रहा था आप लोग को, जो एडमिसिबल और इनएडमिसिबल में आ रहे थे। ये देखो, एज पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 35 मिलियन की आ रही है। ये मैं आपको यहाँ इधर से दिखा देता हूँ। 23 ठीक है बच्चों, ये आ रहा है आपका एक तरह से फिक्स एसेट शेड्यूल। ठीक है, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारा का सारा आ रहा है। और इसके अंदर हमारे हिसाब से निकल आई है कि नेट बुक वैल्यू ये निकल आई है, अगर आप मेरा अगर माउस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर ये टोटल 35 मिलियन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये डेप्रिसिएशन कहाँ से उठाई है हमने। ये जो 35 मिलियन है, 35036911 नजर आ रहा है बच्चों आप लोगों को? सर ठीक है, ये आ गया है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमने कहाँ से उठाया था, मैंने आपको दिखाया कहाँ से उठाया था। अब ये जब रिवर्स होती है, ये अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, और हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल जो हमने नीचे मैंने आपको दिखाया वहां से ये डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दी है, ये 11 मिलियन। ठीक हो गया बच्चों? ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल और ये इस तरह चला करते हैं। अब हाँ हाँ बच्चों, क्वेश्चन पूछो, जितने मर्जी पूछो। डेप्रिसिएशन शेड्यूल में जो रेट्स हैं वो ये रिटर्न में होते हैं या वैसे इसके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसके मेंशन अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन के रेट? सबके रेट्स उधर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेंशन्ड है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो जिसे कह लो कि एप्लीकेशन उन्होंने रिटर्न पे डाली हुई है। रिटर्न एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कैलकुलेशन सारी मेंशन्ड है। जब आप कोई भी चीज डालते हैं तो एंड पे वो रेट खुद ब खुद कैलकुलेट करके आगे उठा के दिखा देते हैं आपको। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसमें कोई और सवाल बच्चों? एक सवाल है। हाँ पूछो। ये जो आप अभी दिखा रहे हैं एफपीआर पे, हाँ तो एक तो एफपीआर वाले कौन सा मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन में, और कंपनी अगर कोई और मेथड यूज करे और एफपीआर की और करे तो ये इसका कैसे होगा फिर? बच्चों, इसे कहते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, लॉ ऑफ द लैंड जो होता है ना, हमेशा वो अप्लाई हुआ करता है। जो अगर आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने ऑप्ट जरूर किया हुआ है, बट टू सम एक्सटेंट कहीं कहीं उसने कहा है कि ये अप्लाई नहीं होगा, डेप्रिसिएशन का रेट मेरे वाला अप्लाई होगा। कहीं कहीं उसने कहा कि ये एक्सपेंस एज पर, जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी फंड, उसके जो एक्चुरियल लॉसेस होते हैं वो कहते हैं कि एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो जो चीजें वहां पर अप्लाई, वो कहता है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स चलने हैं वो लगेंगे,
तो वो लग जाते हैं। जहां पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ये नहीं लगना है, मेरे वाले रेट्स लगेंगे, तो वो उसके रेट्स लगते हैं। लॉ ऑफ द लैंड, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जैसे कहेगा वैसे अप्लाई होगा। बच्चे, किसी का माइक चल रहा है? सर ये अख्तर अली साहब है, उनका माइक ऑन है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा आपकी वॉइस अच्छा में। बच्चों, मैं उसका अख्तर भाई का मैं माइक को काइंडली उसको तो म्यूट करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। किसी का एक मैसेज आया हुआ है, कैन यू प्लीज प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल नॉन एडमिजिबल एंड एडमिजिबल एक्सपेंसेस लिस्ट। बच्चे लिस्ट नहीं दे सकते, वो सिंपल है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सिंपल ये समझ लो, ठीक है ना। इसी के ऊपर होता है। मैं भेज देता हूँ मैं क्या लिस्ट ना, बाकी वो हर सेक्शन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीजें चला करती हैं। एडमिजिबल और नॉन एडमिजिबल, मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने एक पिछले सेशन में समझाया था। तो अभी मैं इससे लेके चलता हूँ। अब इसने ना एक्सपेंसेस बता दिए हैं कुछ, मैं आपको वहां से लेके चलता हूँ। सैलरीज एंड बेनिफिट, ठीक है। सेपरेट देखेंगे। हाँ बोल। मतलब मैं आपको ना ये सीधा सीधा एक्सपेंस ना रिटर्न में डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। आपके सामने टाइप करने का ना मकसद यही है कि आपकी ना थोड़ा सा नजर पड़ती रहे, ठीक है। किसी के जहन में आएगा कि ये पहले टाइप कर लेते या कुछ कर लेते, तो आपके सामने जब लाइव करते हैं ना तो उसका थोड़ा सा फायदा हो जाता है। मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, यहीं से थोड़ा बहुत फिगर्स डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए ना। अब इसको जूम इन भी कर दें। ये कुछ एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक सेशन में बता चुका हूं, पिछले सेशन में, पिछले से काफी सेशन में, इस सेक्शन इस पे कौन कौन सा अप्लाई होगा, ठीक है। सैलरीज एंड बेनिफिट पे आपको याद हो, सेक्शन 149 अप्लाई होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात मैं बताता चलूं आप लोगों को बच्चों। कोई भी एक्सपेंस है, आप लोगों का एक्सपेंस है, अगले की इनकम हो रही होती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी आपने पेमेंट करनी है किसी भी एक्सपेंस की, अगर उस पे टैक्स नहीं काटा हुआ, जब आप उस पे टैक्स नहीं काटते, तो वो ऑटोमेटिकली आपका इनएडमिजिबल एक्सपेंस बन जाएगा। सो जो कह रहा था ना लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, उसके लिए एक समझने की बात है कि अगर हमने कोई भी हमने एक्सपेंस इनकर किया, उसकी जब पेमेंट करने लगे, अब रिपोर्टिंग कैसे होती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जब भी आपका एक्सपेंस इनकर होगा, इनकर होने का खतरा होगा, इसको कहते हैं प्रूडेंट कॉन्सेप्ट।
कि फ्यूचर में आपको पता है कि आपका 1 लाख रुपया लगने वाला है, आपने कुछ भी खरीदारी करनी है कंपनी के लिए, तो आपका एक्सपेंस आपके जहन में बन चुका है, तो आप अपने जो फाइनेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए तैयार करते हो। ऑल्दो आपने एक्सपेंस पेमेंट नहीं की उसकी, बट आप उसका इनकर करने वाले हो, बहुत 100% जिसे कह लो चांसेस हैं कि ये आपका हो के रहेगा, तो आपने उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना है। इसी बात को एक्सेप्ट करता है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 34(5) जिसे कह लो। वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्रूअल बेसिस यही होती है कि जो फ्यूचर का एक्सपेंस है वो आपने अभी से रिकॉर्ड कर लिया। अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप ये है कि जब आपने पेमेंट करनी है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि मैंने पहले आप लोगों को समझाया था कि कमेटी होती है एक तरह से। कमेटी ये होती है कि मैंने आपको पैसे देने हैं, मैंने टैक्स काट लेना है। जब मैंने आपका टैक्स काट लिया, तो जब आपने साल के एंड पे इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे, तब ये वाला जो आपका एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस के ऊपर आपका टैक्स ऑलरेडी आपकी इनकम के ऊपर आपकी इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ होगा। तो आपको टैक्स पेमेंट के टाइम पे कोई ज्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है। इसी तरह सैलरीड रिटर्न्स जो होती हैं, यूजली उस पर टैक्स जब कटा हुआ होता है, तो उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं करनी होती और उनका टैक्स सारा का सारा खत्म होता है, ऑलरेडी पेड होता है। तो ये कंसेप्ट है, इसे कहते हैं एडवांस टैक्स, इसे विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। ये बेसिकली इसको जैसे मर्जी कहो, ये एक लॉ है, इसने अप्लाई होना ही होना है। सो किसी भी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन भी मैंने दिखाई थी, शायद अभी भी दिखा देता हूँ। बट उसमें जो जो फॉल करते हैं प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन में, उन्होंने जब भी पेमेंट करनी है किसी भी बंदे को फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंस, उस टाइम उन्होंने टैक्स काट लेना है। अगर टैक्स नहीं काटेंगे, तो फिर उनके जो एक्सपेंस है जैसे सैलरीज एंड बेनिफिट्स, वो उनका एडमिजिबल जो एक्सपेंस पहले बना हुआ था, वो इनएडमिजिबल बन जाएगा। मतलब अब इसका मतलब क्या है? अब यहां से ना हम अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो रेवेन्यू बुक रेवेन्यू, अब ये आपने जेन में रखना है रेवेन्यू, ठीक है बच्चों। मैं यहां से पहले यहां पे आऊंगा। अभी ये पहले आपको एडमिजिबल इनएडमिजिबल को क्लियर कर दूं, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ये रिटर्न के अंदर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अब रिटर्न के अंदर जो रिटर्न की बात है, रिटर्न की बात में हमने जितना भी एक्सपेंस है हम घुसा देते हैं बीच में। हम कहते हैं कि ये एक्सपेंस है, घुसा दो बीच में, ये जो भी है हम घुसा दो बीच में। जबकि प्रैक्टिकली आपको इन चीजों को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या इन द फ्यूचर अगर हमें नोटिस रिसीव होता है, तो उस टाइम हमने क्या करना है। हमने जब ये चीजें, क्योंकि अगर आप शुरू शुरू में जब आप काम करते हो टैक्स का या कुछ भी कर रहे होते हो, तो आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ। जिस बंदे को ये कंसेप्ट नहीं होगा, वो टैक्स में मतलब जिसे को ना कि बच्चा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। सो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो सेक्शन सैलरी का सेक्शन है 149। इसी तरह लीगल एंड प्रोफेशनल का सेक्शन है 153, जिसमें डिडक्शन होगी। लीगल एंड प्रोफेशनल का क्या मतलब है कि लीगल और प्रोफेशनल 153, इसमें आगे मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। 1B मतलब लोग प्रोफेशनल सर्विसेज या लीगल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वो उनका टैक्स करना चाहिए 153 1B में। अब जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, अगर पाकिस्तान में हो रही है तो 153 ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस है, लेकिन ये भी 153 1B में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस है। अब ऑफिस एक्सपेंस जो है, इसका जो ये वाला ऑफिस एक्सपेंस है, इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आपने ग्रोसरी खरीदी है, ग्रोसरी, और ग्रोसरी जब आप खरीदते हैं तो वो होती हैं काउंटर परचेजेस, और यूजली वो बिलो टैक्सेबल लिमिट में फॉल करती हैं। यूजली उस पे टैक्स नहीं काट सकते आप।
मतलब आप इतने आपके हाथ बंधे हुए होते हैं कि आप उन पे टैक्स नहीं काट सकते बाजुकात। लेकिन अगर वो कोई भी ऐसी चीज है जिसको 75,000 से ज्यादा अमाउंट चली गई है पूरे साल के अंदर, तो आपने टैक्स काट के उसको पेमेंट करनी है। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जो चल रहे होते हैं या होटल्स या कुछ भी चल रहा होता है, तो जब उनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स लगा हुआ है, जैसे शादी हाल होते हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाइड है, ठीक है। तो जब भी उन्होंने खरीदारी करनी है खाने बनाने के लिए, वो कहते एफबीआर ने कहा हुआ है कि भी सेल्स टैक्स है, आपने टैक्स ये काटना है या जो भी करना है। तो उन्होंने क्या करना होता है, वो जब भी खरीदारी करेंगे किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, तो वो एप्पल में खरीदते हैं, काफी ज्यादा खरीदते हैं, तो उनकी पेमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स भी काट के उनको बकाया पेमेंट किया करते हैं। सो यहाँ पर एक चीज याद है। दूसरी बात आती है कि जो काउंटर परचेज हैं, जो डेली बेसिस पे परचेज होती हैं आपकी, मतलब छोटा मोटा जैसे साबुन ले लिया या कोई भी सर्फ ले लिया या कोई खाने की चीज ले ली, आटा ले लिया, इस तरह की चीजें ले ली पैकिंग्स के अंदर, तो उसकी हद तक वहां पर ये अलाउ, मतलब ये इस पे टैक्स नहीं काटना आपने, इसको आपने कर। लेकिन बाज औक़ात कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आपने ऑफिस के अंदर लेट्स से कि आपने कोई रेनोवेशन करवा रहे हैं, अब जब वो रेनोवेशन होता है तो फिर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेके पे दे दिया, अगर अगर इस तरह का सिनेरियो है तो उसकी टैक्स की डिडक्शन होगी 153(1)(c) के अंदर। मैं अब सिंपल सा बता रहा हूँ, आपने पर्दे लगवा लिए, मतलब ब्लाइंड्स लगवा लिए ऑफिस के अंदर, आपने फर्नीचर ले लिया, वो 153(1)(a) बन जाएगा। आपने ब्लाइंड्स लगवा लिए, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों रेंडर हो रही हैं, तो 153(1)(c) लग जाएगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 153(1)(c) लगा रहा हूँ। इसी तरह यूटिलिटीज हैं। यूटिलिटीज क्या होते हैं, बिजली के बिल, बिजली के टेलीफोन के बिल, और जितने भी बकिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिल्स होते हैं, जो कि नया टेल हो गया पाकिस्तान इधर इस्लामाबाद में, और मोबाइल बिल्स हो गया जो कि हर जगह पे चल रहे हैं, बिजली हर किसी के घर में लगी हुई है, सुई गैस लगी हुई है, और जो भी इस लाइट वाइज जो भी एक्सपेंसेस आपके यूटिलिटी के अंदर फॉल करते हैं, वो सब यूटिलिटी में। अब यूटिलिटी का जो बिल है, अगर आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है जैसे लेट से मोबिलिंग के साथ, तो आपने टैक्स काट के उसको पेमेंट करनी है। लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, तो मोबिलिंक वाले आपको जो बिल देते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इनकम टैक्स शामिल होता है। नयाटेल वाले आपको आपको सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो आपने उनका बिल जब पे करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी इनकम टैक्स शामिल होता है। बिजली के बिल में भी होता है, गैस के बिल में भी होता है, टेलीफोन के बिल में भी होता है। बिजली का बिल अगर कमर्शियल यूनिट हो तो वो आपका एडजस्टेबल टैक्स है। अगर कमर्शियल मीटर नहीं है तो आपकी एक लिमिट होती है कि माहाना आपका जो टैक्स है वो 30,000 से ज्यादा आ रहा हो, तो फिर 10-30,000 ये सब अमाउंट है तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वरना एडजस्ट नहीं कर सकते। सो यूटिलिटीज के अंदर टैक्स का क्या रेट है, वो अगर मैं वो हर किसी का डिफरेंट होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोले तो क्योंकि एक सर्विस रेंडर हो रही है, वो सर्विस है, और सर्विस इनटेंजिबल एक तरह से होती है कि वो टेंजिबल नहीं है, तो वो 153(1)(b) में चला जाता है। ठीक है, स्टाफ यूनिफॉर्म है 153(1)(a) में होता है। बच्चों यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे रोक लें, क्योंकि मैं आगे रेट्स के ऊपर जाने लगा हूं। ओए 2 मिनट वेट बच्चे, सॉरी यार, मैंने देखे नहीं मैसेज। अच्छा अच्छा बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? किसी की कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दे, मैं अभी, क्योंकि मैं आगे जब पीछे मुड़ना मुश्किल है, रिटर्न खत्म हो जाएगी, फिर ना कहना मुझे। चलो ग्रेट बच्चों। अब मैं आपको रेट ऑफ टैक्सेस दिखाने लगा हूं, ठीक है बच्चों। ये आ गया 153 सेक्शन पे पढ़ रहा हूँ। एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, यहां पर आप लोगों को उम्मीद नजर आ रहा होगा, मेकिंग अ पेमेंट, ये सबसे अहम वर्ड है। जब पेमेंट करनी है
एक्सपेंस जब पेमेंट नहीं करेगी तो आपका एक्रूवल तो बुक हो जाएगा, एक्सपेंस बुक हो जाएगा, तो वो अलाउएबल एक्सपेंस है क्योंकि वो एक्रूवल है। लेकिन जब आपने उसकी पेमेंट करनी है, मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों चीजों पे जब आप कोई भी आप काम कर रहे होते हो तो उसका टैक्स आपने काट, टैक्स के रेट कहाँ दिए हुए? डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3। ठीक है बच्चों, उसने कहा है कि इनके जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3 में जाते हैं। मैं यहाँ पे डिवीजन 3 लिख लेता हूँ। चलेगी डिवीजन यहाँ आ गया पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये उसने रेट दे दिया फॉर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो कहता है कि फॉर सेल ऑफ राइस, कॉटन, ये जो भी है उसका रेट है 1.5%। जो पिछले सेशन में नहीं थे मैं क्लियरली रिपीट कर देता हूँ। रेट ऑफ टैक्सेस उसने दे दिए हैं हमें डिवीजन 3 के अंदर ऑन 153 सेक्शन। इसमें वो कह रहा है कि अगर आपने गुड्स दिए हैं, द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अ पेमेंट रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153। ये मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 153 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है बच्चों, स्टाफ यूनिफॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो वो क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर 153(1)(a) के अंदर आपने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है, तो अगर वो चावल है, सेल ऑफ राइस है, कॉटन सीड्स है, एडिबल ऑयल है, तो रेट ऑफ टैक्स 1.5%। हमने तो यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया ना बच्चों, अगर इसको फिर ये हमारे लिए अप्लाई नहीं होगा। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग टॉल मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई टॉल मैन्युफैक्चर किया है, सब कुछ शामिल है। सेल ऑफ राइस, कॉटन सीड, एडिबल ऑयल के अलावा सब कुछ इसमें शामिल है। क्या है? इन केस ऑफ अ कंपनी 4% of the gross amount payable, in any other case 4.5% of the gross amount payable। so ये क्या किया? अब हमें देखना है कि स्टाफ यूनिफॉर्म हमें किसने प्रोवाइड की है। अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये है ए एक्सचेंज पीवीटी एलटीडी। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया MEPCO, मैपको आ गया, ये आ गया आत्म स्टोर, ये आ गया हमारा PIA, ये आ गया SYK एडवोकेट, ये आ गया एम्प्लॉइज, आ गया सिंपल। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि स्टाफ यूनिफॉर्म, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि 4.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट पेएबल है इन केस ऑफ इन एनी अदर केस। लेकिन अगर कंपनी है तो रेट ऑफ डिडक्शन क्या है? 4%। सो इधर रेट आ जाना चाहिए 4%, क्योंकि क्या है? कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, एक कंपनी है। अगर ये कंपनी ना होती तो रेट यहाँ पे 4.5% होना था। ठीक है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे इस पे 4% आ गया। सो हमारी ग्रॉस अमाउंट इतनी है और इस पे जो टैक्स कटना चाहिए वो इतनी अमाउंट का टैक्स कटना चाहिए।
टैक्स कटना चाहिए था 2.712। अगर ये टैक्स कट गया है, अगर ये टैक्स कट चुका है, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, टैक्स कट चुका है, तो ये स्टाफ यूनिफॉर्म जो है आपका एडमिजिबल एक्सपेंस बन गया। बट ये रिटर्न की नहीं मैं बता रहा, रिटर्न में हमने सारे एक्सपेंस डाल देने होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न हमने 262, अब हमारा क्या, यहाँ पे आते हैं वापस, हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, फ्लैश लॉस। रिटर्न के लिए हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं ये, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 4.7 मिलियन बन गया, 4.7 बिलियन बन गया। लेकिन अगर ये नोटिस आ जाता है, तो नोटिस के बाद ये कैलकुलेशन शुरू हो जाती है जो मैं कर रहा हूं आपके सामने। सो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न के टाइम पे जो आपने डालना होता है डेटा, उसकी बैक वर्किंग क्या है, उसकी बैक वर्किंग अगर ये नहीं है, तो जब आपको नोटिस आएगा या कुछ भी आ रहा होगा, तो आप फंसे हुए होंगे। और जब आप फंसे हुए होंगे, तो फिर आप एक तरह से मुश्किल से निकलेंगे यहां से। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीजें आनी चाहिए। चलें, अब इसके आगे सिमिलरली, अब मैपको है यूटिलिटीज, जो भी रेट अब आते हैं क्या है, 153(1)(b। अब मैं आपको 153(1)(b का रेट दिखाने लगा हूं। उसने कहा है कि द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अ पेमेंट रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 153। अब ये है क्लॉज बी ऑफ 153 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 153। वो कहता है कि कोई भी क्या रेट ऑफ टैक्स है, ग्रॉस अमाउंट पेबल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्रेट फॉरवर्डिंग, एयर कार्गो, कोरियर, मैन पावर एटसेट्रा एटसेट्रा। इधर टेलीकम्युनिकेशन भी आ गया, ये आ गया टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी इस तरह की चीजें आ गई हैं। और अगर इस तरह की लेट्स से कि जो सर्विस है ये वाली, इसको मैं टेलको कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो इसका रेट ऑफ टैक्स क्या आ गया बच्चों, अगर इस तरह का सिनेरियो तो 3%। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 3%। ठीक है, तो टैक्स इतना काटना चाहिए था हमें, इतनी उसको पेमेंट कर देनी चाहिए थी, नेट पेमेंट है ये। इसी तरह आप चलते हैं 153(1)(c के ऊपर। अच्छा, इसके आगे दो और बातें भी हैं। उसने कहा है कि इन केस ऑफ रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज अंडर सबसेक्शन अंडर अदर देन सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1 कौन सी है, ये जो ऊपर आ रही है 3% वाली। उसने कहा है कि उनके अलावा कोई भी सर्विसेज है, तो इन केस ऑफ कंपनी 8%, इन एनी अदर केस 10%। In respect of payment making to electronic and print media for advertising services 1.5% of the gross amount payable। So अगर कंपनी होगी तो रेट ऑफ टैक्स होगा 8% जो डिडक्शन करनी है। कोई कंपनी के अलावा कुछ भी और होगा 10% आपने टैक्स काटना है उसका। और अगर कोई भी आपने प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि आप कर लें कि खबर रसां एजेंसी, खबर रसां एजेंसी कौन सी है, ये द न्यूज, जंग या जियो या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फॉल करते हैं। फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग के लिए अगर होगी तो 1%, 1.5% आपने काटना है। सिमिलरली अब आगे चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्या टैक्स काटना है। द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फॉर द पेमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी 10% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, जैसे कि बाबर आजम है, उसको जो भी पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो पीसीबी जब उसको पेमेंट कर रहा होता है, तो वो उसने 10% उसकी टोटल अमाउंट से टैक्स काट के बाबर आजम को बकिया पेमेंट करनी है। अगर इन केस ऑफ कंपनी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी, लेट से कि पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डेस्कॉन से, अगर डेस्कॉन से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने सड़क बना के देनी है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 6.5% काटना है, और इन एनी अदर केस 7% टैक्स काटना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? चलो जल्दी से बताओ, आगे चलें। सर जीएसटी की जो अमाउंट है वो उसके ऊपर भी टैक्स कटेगा या उसको माइनस करके जो है वो टैक्स काटेंगे? बच्चे जीएसटी क्या होता है? सर जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स है, आप कह रहे हैं टैक्स के ऊपर टैक्स कटेगा, ये कहना चाह रहे हो? सर जब हमारे पास इनवाइस आती है तो ठीक है उसमें बिल की बच्चे, आपकी आवाज वो हो गई है, बीच में कोई होती है
जीएसटी अलग लिखा बच्चे तुम मोबाइल पे हो यार। तुम्हारी आवाज को तो ऐसे जैसे कि तारे लग गए हैं यार। वो सब टाइप करो मैसेज यार। मेरा ख्याल है सर ये 1/5 हाँ, पार्ट ऑफ विद होल्डिंग मैं टैक्स वही की बताना बात कर चाहता रहे हूँ, ये विद होल्डिंग की बात कर रहे हैं बच्चों। सेल्स टैक्स में ये होता है, सेल्स टैक्स का ना 11th शेड्यूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी जल्दी पूछ लिया आप लोगों ने। 11th शेड्यूल होता है, 11th शेड्यूल के हिसाब से है कि अगर आप उधर रेट ऑफ टैक्सेस लिखे हुए हैं, वो विद होल्डिंग लिखी हुई है कि लेट से कि एक किसी भी गुड्स के ऊपर टैक्स का रेट है 17%। 17%, एक 1 लाख के ऊपर 17% लगा हुआ है, तो 1,17,000 टोटल उसकी इनवॉइस प्राइस होती है। उस 1,17,000 के ऊपर क्या चीज होती है, मैं आपको यहां से समझा देता हूँ बच्चों। इधर ये यहाँ पर आ जाओ बच्चों। ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने इसको देखना है 11 शेड्यूल को, ठीक है बच्चे, जो भी था इसके हिसाब से। अब ये आपने देखना है। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि जो टोटल इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, दोनों की कहानी यहीं पे है, ठीक है। ये आगे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो 11 शेड्यूल कहता है, मैं अब थोड़ा सा ना आपको खुल के बता रहा हूँ, उसको जो शेड्यूल की बातें नहीं बता रहा। उसके अंदर ये है कि 17% है। अगर इसमें 3-4 तरह की विद होल्डिंग्स हैं। अगर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्टर्ड एक्टिव टू रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्टर्ड एक्टिव टू एक्टिव एंड रजिस्टर्ड करेगा, या फिर की कंपनी है वो किसी और कंपनी को अनरजिस्टर्ड को कर रही है, तो मतलब रेट ऑफ टैक्सेस उसके हिसाब से हैं। लेकिन यहां पर ये मैं कंसेप्ट बताता हूं कि इस टैक्स का हमने कितना विदहोल्ड करना है। यहां पर इसको आप कंफ्यूज कर रहे हो इसके साथ, इन अमाउंट्स के साथ, इनके साथ कंफ्यूज ना करो, ठीक है। अब ये जो आ रही हैं, ये जो चीजें आ रही हैं, ये आ रही हैं टोटल इनवॉइस प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करना है, हमने जो विदहोल्डिंग ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ सेल्स टैक्स, ये हमने अगर ये कर लें, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं, तो हमने इतना विदहोल्ड करना है इसका। अब 17 का, ये अब मैं फॉर्मूला दोबारा दिखाता हूँ। इस 17,000 का 0.2% हमने, मतलब 20% हमने विदहोल्ड करके बकिया उसको पेमेंट करनी है। लेकिन इनकम टैक्स जो विदहोल्डिंग है, वो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रहे हो। इनकम टैक्स किस किस वैल्यू के ऊपर लगेगा। अब अगर यहाँ पर मैं लेट से कि उसने 4% के हिसाब से उसने गुड सप्लाई की है, ठीक है, तो इनकम टैक्स लगेगा इस अमाउंट के ऊपर, 1,17,000 टोटल इनवॉइस प्राइस के ऊपर लगेगा। टोटल इनवॉइस प्राइस पे ये लग जाना है, और जो विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स है इस 17,000 में से, तो उसको टोटल पेमेंट जो है कितनी होगी, 1,17,000 माइनस विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स माइनस इनकम टैक्स, उसको जो पेमेंट है वो इतनी होगी। जो भाई सवाल पूछ रहा था उसको समझ आ गया, अगर आपका चल रहा हो तो। जी सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। बच्चे इफ वी गिव, अब बच्चे ये कौन है जरा, ऐसे कौन है मुझे देखने दो, मैं जरा
तुमने कत्ल होना है मेरे हाथ से। सैयद आरिफ हिलाल भाई हैं अच्छा जो भी हैं। और आरिफ भाई सेल्स टैक्स तो आने दें, हाजी साहब सेल्स टैक्स आने दें, सेल्स टैक्स बताएंगे ना। ठीक है, तो अभी रहने देना। ट्रेड डिस्काउंट वैसे अलाउेबल होते हैं, वो जितने भी वैल्यू है ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस में से पहले जो ये वैल्यू ऑफ गुड्स है ना, ये अब मैं सिंपल बता देता हूँ। ये वैल्यू ऑफ गुड्स है, इसमें से ना माइनस करते हैं। लेट्स से कि मैं कर देता हूँ 0.8, तो 80,000 पे अब क्या है, ये अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये तो इधर चला गया। ये इस तरह हो जाएगा। ये है, ये एस ए भाई, सैयद हिलाल, जो भी आरिफ भाई जो भी हैं। तो सेल्स टैक्स की सिनेरियो में ट्रेड डिस्काउंट आपने वैल्यू ऑफ गुड के ऊपर आपने दे देना होता है, उस पे फिर अकॉर्डिंगली आगे ट्रांजैक्शन चला करती है। ठीक हो गया बच्चे, इसको कंफ्यूज ना करो इनकम टैक्स के साथ। इनकम टैक्स की बात कहां पे है कि टोटल वैल्यू जो है ना, टोटल वैल्यू उसमें सेल्स से सारा कुछ शामिल करके आप कर रहे होते हो। इस नेट पेमेंट जो आपने करनी है ये हो गया सेपरेट। वो टैक्स जो हमने उसको पे कर दिया, आगे वो जाने तो उसका रब जाने या एफबीआर जाने, ठीक है, हमारा उससे ताल्लुक खत्म। हमने अपनी डिडक्शन जो हमने करनी थी वो कर ली है। अब हम कंसेप्ट को इतना आगे बढ़ाते नहीं है, कंसेप्ट में कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे आप। हम चलते हैं रिटर्न की तरफ, जिधर से हम डिरेल होके इधर आ गए, थोड़ा सा रिटर्न की तरफ चलते हैं। अब ये मेरे पास एक रिटर्न है, ठीक है, नादरा की लेट से। अब सिंपल क्या है उसका रेवेन्यू एज पर ड्राफ्ट प्रोवाइडेड, यानी कि टोटल रेवेन्यू नादरा का, टोटल उस कंपनी का जो रेवेन्यू है पूरे साल में जितनी भी सेल्स की हैं उसने उसने की हैं 29 बिलियन। ठीक है, अब 29 बिलियन जब उसने सेल किया, अब पूरे साल का टोटल जो उसका एडमिन एक्सपेंस है, ये एडमिन एक्सपेंस है, वो 22 बिलियन का है। उसका फाइनेंशियल एक्सपेंस 345 मिलियन का है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बन गया, 6.11 बिलियन बन गया। इसके अलावा उसकी अदर इनकम जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो उसने पैसे रखे होते हैं, डिफरेंट बैंक से आ रहे होते हैं या ऐसे पैसे आ रहे होते हैं जहाँ के वो अदर इनकम का हिस्सा बनते हैं, तो वो 1.5 बिलियन है। अब यहां पर यही कंसेप्ट वापस आ गया कि जो इसमें से अलाउेबल एक्सपेंस हैं वो एड बैक हमने इन एडमिन जो अलाउेबल नहीं है। और ये देखो इसमें काफी तरह के आ रहे हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ओन एसेट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन, टैक्स गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फाइनेंस लीज ऑन लीज लायबिलिटीज। जबकि इसमें एडमिसिबल एक्सपेंस क्या बन गया, टैक्स डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, अनक्लेम्ड अमॉर्टाइजेशन, मार्केटिंग एक्सपेंस, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो कुछ अलाउेबल बन गए हैं हमारे एक्सपेंसेस, स्पेशली ये वाले, क्योंकि इनका हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनके सेपरेट हेड्स नहीं बनाए हुए। उन्होंने इनकम फ्रॉम बिजनेस से एक्सपेंसेस जो कि अलाउेबल हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलता हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंने कहाँ पे कैटर किए हुए हैं। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया बच्चों। फिर उसमें उसने कहता है कि कौन कौन सी डिडक्शंस, ये सेक्शन 20 है, डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग अंडर द हेड इनकम, कौन कौन सी डिडक्शंस हैं वो अलाउड है एक तरह से। ठीक है, उसी तरफ कहता है सेक्शन 21 के कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, अब जो डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं उनमें से मैंने आपको अभी एक बताई है। जो एक मैंने बताई है वो ये सी वाली बताई है, जिसे कह लो आप एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर। ये सारे पार्ट्स जो हैं यही में 153 के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, 153, 152, 149 ये सारे उसी एडवांस टैक्सेस का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब ये सारे आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। कुछ कुछ टेक्निकल हैं, जो टेक्निकल एक दो थे वो पिछले में भी कवर किए हैं, आज भी एक था जो मैं दोबारा बताया है। तो वो सारे के सारे आपके अलाउएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो इस तरह बनेंगे कि ये बनेंगे। लेकिन रिटर्न में हम रिटर्न फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न क्या कर रहे होते हैं, हम फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न में आपको दिखा रहा हूं कि हमने क्या किया है। हमने जितने भी एक्सपेंस थे, एडमिसिबल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सारे डाल दिए एट द बिगिनिंग। कुछ इनएडमिसिबल, कुछ ये जो कुछ है ना, ये लॉ में थोड़े से डिफरेंट तरीके से प्रोवाइडेड है। जैसे डेप्रिसिएशन का सेपरेट शेड्यूल है, अमॉर्टाइजेशन, सॉरी डेप्रिसिएशन का स्पेशल सेपरेट शेड्यूल, रेट सब कुछ है।
इस अमोर्टाइजेशन का सेपरेट रेट है, और कुछ ऐसे हैं जो कि वहां पे क्लियर नहीं है। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो अब इंटरेस्ट है उसको भी प्रोवाइडेड है। तो अब जिस तरह फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज लायबिलिटीज, ये एक तरह से प्रोवाइडेड है लेकिन प्रॉपरली प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन हमने इसको इनएडमिसिबल कर दिया क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में ये इनकर नहीं हुआ, ये एक्चुअल में बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो हमने इसको एड बैक कर दिया। अब एड बैक की क्या कहानी है? अब मैं एड बैक पे वापस जा रहा हूं आपके लिए, आपको आपने इस चीज को बड़ा प्रॉपर समझना है। अब मैंने आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाया। अब मैं बच्चों इसको ना नीचे कर देता हूँ काफी, ताकि आप लोगों को ये नजर ना आए, ये एक सेपरेट था। अब लेट्स से कि अभी आपका प्रॉफिट कितना बना हुआ है? आपका प्रॉफिट बना हुआ है 4.734, जो भी बना हुआ है, ठीक है। ये आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस 5 बिलियन में से 262 मिलियन 265 मिलियन निकाल दिए। अब ये सारे आपने बनाए हुए हैं एडमिसिबल एक्सपेंस। लॉ क्या कहता है? लॉ यहाँ पे एक डिफरेंट वर्डिंग इस्तेमाल, मैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन उन पे नहीं जा रहा। मेरी कोशिश होगी कि वो आपको बाद में हम बताएं, या अगर जरूरत पड़े तो बताएं, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी शायद कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक्स पढ़ लें आप फिलहाल। बेसिक्स में ये है कि ये सारे के सारे हमने पहले एडमिसिबल में डाल दिए, ठीक है, 265 मिलियन। लेकिन अगर इस पे टैक्स नहीं कटा हुआ, लेट्स से कि मैं सब पे फॉर इंस्टेंस में सब पे ये डाल रहा हूं, लेट्स से कि ये जो है, ये वाला जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो आप लोगों के लिए। ये जो येलो वाला है बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस, ये हमने इस पे टैक्स नहीं काटा हुआ। जब हमने इस पे टैक्स नहीं काटा हुआ तो ये हमारा इनएडमिसिबल बन जाना चाहिए। इसका मतलब है टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड कुछ भी नहीं किया हमने, हमने नेट पेमेंट पूरी की पूरी कर दी है, यानी कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहा। जब फर्क नहीं रहा तो रियलिटी क्या रहेगी? रियलिटी ये है कि ये हमारा अलाउएबल एक्सपेंस नहीं बनेगा। अलाउएबल एक्सपेंस का मतलब ये है कि ये फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डिक्लेयर हुआ होगा, जबकि फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ये जीरो हो जाएगा। आप आगे समझे, इससे क्या हुआ है? आपका ये एडमिसिबल एक्सपेंस कम हो गया। जब ये कम हुआ है तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक हो गया। इसको मैं ना कम कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर ज्यादा ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। 500 मिलियन थे, इसको भी ज्यादा देता हूं। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अभी अब सिंपल से मैं दोबारा समझाता हूं। आपने जब ये सारे एक्सपेंस जो थे ये आपके एडमिसिबल बने हुए थे, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि आपके ये सारे के सारे एक्सपेंस एडमिसिबल थे। तब हमने क्या किया है कि हमारा एक्सपेंस बन गया 513 मिलियन, आपकी इन रेवेन्यू था 500 मिलियन, आपका लॉस आ रहा था। जब लॉस आ रहा है तो टैक्स नहीं बन रहा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इस पे टैक्स नहीं पे हुआ, ये आप लोगों की वर्किंग के लिए है, ठीक है, टैक्स नहीं पे किया हुआ, तो ये आपका इनएडमिसिबल बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। जब ये जीरो बनेगी तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया है, 251 मिलियन का बन गया है। पहले लॉस आ रहा था, बाद में ये वो बन गया है, प्रॉफिट बन गया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सर वही वही यार, इतना बड़ा मैसेज है सर। अगर पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक हुई हो देन भी एडमिसिबल एक्सपेंस रहेगा। बच्चे क्रॉस, ये इसमें एक क्लॉज है, ठीक है। एक मिनट इसको यहाँ पे क्लॉज है, मुझे क्लॉज भूली हुई है। एनी पेमेंट जिसके लिए आपने कोई भी चेक दिया हुआ है, एक मिनट, 200,000 250,000 एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन, आई क्लॉज है। पेबल और पेड और पेबल अंडर अ सिंगल अकाउंटेंट विच इन एग्रीगेट एक्सीड इतना अमाउंट मेड अदर देन बाय क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय क्रॉस। अब ये एक क्लॉज है, बट इस क्लॉज होने से क्या आपकी जो क्लॉज सी है वो खत्म होती है? नहीं। कैसे नहीं खत्म होती?
उसने यहाँ पे लिखा सेक्शन 21 में, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर। अब ये उसने बता दिया कि कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड नहीं है, जिसमें से आपने अगर एक अप्लाई हुई तो दूसरी भी देखनी है ना। ये सारी अप्लाई होनी चाहिए एक तरह से। अगर ये अप्लाई नहीं होती तो एक एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। क्रॉस चेक बनाई रखे हो आप बेशक, लेकिन टैक्स जो काटना था वो टैक्स काटा है कि नहीं काटा। जब टैक्स नहीं कटा हुआ तो फिर वो आपका इनएडमिसिबल बन जाएगा। अच्छा बच्चों, कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन आई है बच्चों? हाँ। हाँ हाँ बच्चे बोलो। सर जो ज़कात है और डोनेशन, ठीक है। तो वो कितना एडमिसिबल होता है? यार वो मैं देख के बताऊंगा। वो ज़कात और उशर वाले जो थे ना काम, वो जब हमने शुरू शुरू में किए थे तब देखे थे। अब तो 7-8 साल हो गए उसको देखा भी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं दे सर रहा होता। जैसे कंपनीज हैं वो डोनेशन करती, वो हम्म, एफबीआर को है जो ये सब एक्सेप्ट कर लेता है या कहता है कि नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट? जो डोनेशंस होती है ना बच्चे, सेकंड शेड्यूल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ कंपनीज दी गई हैं जिनको अगर आप डोनेशन देते हैं तो वो अलाउएबल है। ठीक हो गया बच्चे? वो उधर दी गई हैं। दारुल अमान दिया हुआ है, और सिलानी लंगर वालों को दिया हुआ है, शौकत खानम को दिया हुआ है। इस तरह के कोई कोई 150-200 कंपनीज हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इदारे हैं जो कि ज़कात और उशर और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बीच में है, ठीक है। सो आप उनको अगर देते हो, अब आपने किसी फकीर को चलते हुए दे दिए पैसे, तो वो एफबीआई कहेगा एविडेंस दो। आप कहोगे एविडेंस में कहां से लेके आऊं? ठीक है। सो इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करता एफबीआई। एफबीआई कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है जहां पर अगर आप प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल, जनरल पब्लिक, ठीक है, सो आपका ये बन जाएगा अलाउएबल, अदरवाइज नहीं। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। पॉइंट और भी जिस माइनस हो जाता है। हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो। सर जो स्टाफ वेलफेयर का एक एक्सपेंस होता है कंपनीज में, हाँ, स्टाफ वेलफेयर, प्रोविडेंट पेंशन फंड कह रहे हो बच्चे? वो उसके अलावा सर वैसे स्टाफ वेलफेयर वो देते हैं पैसे, जैसे उन्होंने उनको खाना वगैरह जैसे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं हाँ कंपनीज। यार वो तो कंपनी का एक्सपेंस है ना। जी जी, मैं उसी का कह रहा हूँ कि वो एक्सपेंस जो है वो एडमिसिबल, उसको एफबीआर किस तरह देखते हैं? एफबीआई उसको अलाउ कर देता है बच्चे, इससे कोई इशू नहीं होता। मैं वही बताया बच्चे कि ऑफिस जिसे स्टाफ यूनिफॉर्म लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, स्टाफ यूनिफॉर्म आपने तो सीरीन एयर ने परचेज किया किसी कंपनी से, और आगे किसको दे रहा है? वो आगे दे रहा है अपने स्टाफ को, ठीक है, कि आपने ये कपड़े पहन के फिरने हैं, ठीक है। जब वो ये कपड़े पहन, वो वेलफेयर है ना, एक तरह से वेलफेयर है कि वो, नहीं तो दूसरे कपड़े भी, लेकिन ये एक तरह का लोगो लगा होता है उस पर सीरीन एयर का। तो जब लोगो लगा होगा तो वो ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बट मसला क्या है कि मेन चीज तो वो जिस्म ढकना है ना, तो वो यूनिफॉर्म है, वो कपड़े दिए हुए हैं, तो वो यूज कर रहे हैं। अब अगर वो किसी कंपनी से लेके आपको दे दिए हैं तो कंपनी का एडमिसिबल एक्सपेंस है, प्रोवाइडेड दैट कि उस पर टैक्स पेड हो। कहानी सिर्फ यहाँ पे ये है, टैक्स पेमेंट हो। अगर टैक्स पे कर दिया, दे दिया कैश, फिर भी मसला है। कैश भी नहीं देना, देना थ्रू क्रॉस चेक है। और भी इस तरह के रोल हैं बीच में। ठीक है बच्चे? ठीक। वही बच्चों, टाइम कम हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यार अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ। कोई सवाल है मैं आगे बकिया कल पढ़ा दूंगा। कोई मेन चीजें हैं आपकी, कोई कंफ्यूजन आ रही है, मैं रिटर्न पे चलता रहूं, आप बच्चे जल्दी से बताओ। इट मीन्स inadmissible expenses are those on which income tax is not paid। बच्चे मतलब इसमें ना इनएडमिसिबल में आप इसको नहीं कह सकते, मतलब हाँ, टू एन एक्सटेंट आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बकिया भी तो है ना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी है, उस वो तो पेएबल ही नहीं है ना, वो तो पे ही नहीं करते आप। डेप्रिसिएशन आपका, आपने गाड़ी एसेट परचेज कर लिया, वो तो पे ही नहीं कर रहे। तो जब एक दफा पे कर दिया गाड़ी, तो फिर उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है एसेट, तो वो पेमेंट इज नॉट नेसेसरी ऑन सर्टेन ऑन सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सो जिसना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है,
अगर 3 साल से ज्यादा प्रोविजन आपने बुक की हुई है तो वो आपका अलाउएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपने आपने एक तरह का एक्सपेंस इनकर कर दिए, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। लेट्स से कि आपने गुड्स दे दिए एक बंदे को, आपका एक्सपेंस इनकर हो गया, जबकि आपको वापस ही नहीं आ रही चीज, तो आपका बैड डेट्स बन रहा है। आपका जब बैड डेट बन रहा है तो वो कहता है कि 3 साल से ज्यादा आप प्रोविजन बुक नहीं रख सकते, तो वो एजिंग रिपोर्ट मांग लेता है। कुछ डेटर्स होते हैं जिनकी, जैसे कि जो हमने पे रिसीवेबल होते हैं हमारे, तो हमने उनकी एजिंग देनी होती है एफबीआर को एज पर सेक्शन 34, ठीक है। अगर हम एजिंग देते हैं, हम बताते हैं कि ये एक, लेट्स से कि कंपनी थी पीआईए, पीआईए ने हमें 1 करोड़ रुपए देना था, 3 साल हो गए, हमें 1 करोड़ रुपए नहीं दिया। तो जो हमने पहले साल प्रोविजन बुक की हुई है, एक एक्सपेंस एक साल बुक हो सकता है, दूसरे साल नहीं बुक हो सकता, ठीक है। जो हमने पहले साल, तो पिछले साल अगर कम हुई है तो ठीक है, पिछले साल हमने क्रेडिट ले लिया प्रोविजन का, तो अगले साल तो नहीं ले सकते ना। तो इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एडमिजिबल बाय नेचर होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का असेसमेंट ऑर्डर होता है, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 122, 121, 123, 124 जो भी कर लो, जब आपकी रिटर्न को चेक करते हैं, तो फिर ये जब ये वाले फिर वो लिक्विडनेस निकालते हैं कि आप लोगों ने कंप्लायंस नहीं की टुवर्ड्स लॉ, तो फिर वो आपके इनएडमिजिबल बनते हैं, ठीक है। वरना, और अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में अगर अभी से बात करूं तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन टू सम एक्सटेंट यहाँ पे काफी चीजें बीच में शामिल हैं, ठीक है। एनी अदर थिंग बच्चों? सवाल पूछो बच्चे, सवाल पूछो, खुल के पूछो। और एक बंदा था जिसको मजा नहीं आ रहा था, वो भी सवाल पूछता है, पूछे बच्चे। कोई मुझे याद नहीं है कि पिछले सेशन में एक बच्चा सवाल के वो बच्चे ने लिखा था कि सर मजा नहीं आ रहा। तो खैर, वो उसका भी कोई सवाल है तो पूछे बच्चे, मैं ओपन टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। नो सर। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट बताता अस्सलाम हूँ। वालेकुम। हाँ 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 हाँ, बोलो। अस्सलाम वालेकुम जैन दादा सर। सर ये जो कंपनीज होती हैं, जिस तरह कंपनी बना लेते हैं कि जो हमें ये मटेरियल प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट स्कूल्स को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, कंस्ट्रक्टर्स या बिल्डर्स, तो उस पे रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? मतलब कि जिस तरह वो ईंटें, सरिया, बजरी, रेत, मट्टी, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 153 तो 1A, 153 1C, ठीक है। ठीक ठीक है। उनका मैं तुम्हें बताया कि इन तीनों चीजों के अलावा कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। ठीक हो। और कुछ कुछ सेक्शंस हैं, वो सेक्शन 230 से अबव है, उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, तो सेक्शन 230, अब आप अगर पढ़ो इंटरनेट एंड मोबाइल, वो सेक्शन 236 में कवर्ड है। अब जैसे कि आपके बैंक के कुछ एक है 236P, टैक्स ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शंस। उसमें क्या कहता है कि अगर आपने पहले होता था, आपको याद हो कि 1 लाख से आपने ज्यादा पैसे निकलवाए तो आप पे पॉइंट सम परसेंट टैक्स लग जाता था, कुछ पैसे कटौती हो जाती है, ठीक है। अभी कुछ कुछ लोग फेस कर रहे होंगे। तो जब इस तरह के सिनेरियोज होते हैं तो उनके लिए अब इलेक्ट्रिसिटी का रेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे वो वहां पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। टैक्स, अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वो वहां पे प्रोवाइडेड है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल वो वहां पे दिया हुआ है। इस तरह जब आप एक एसेट परचेज करते हैं, जैसे कि जमीन परचेज करते हैं, तो 236C और 236 जो सेल कर रहा होता है वो क्यू, उसके लिए वो वहां पे प्रोवाइडेड है। सो एडवांस टैक्सेस की नेचर ऐसी है कि आप जब भी एक्सपेंस इनकर करते हो तो टैक्स कटना ही कटना है। वो जो भी टैक्स कटेगा वो हर एक एक तरह से ट्रांजेक्शन पे दिया हुआ है, जो वहां पर नहीं प्रोवाइडेड वो 153 में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। टैक्स की बचत, एफबीआर ने इतना खूबसूरत लॉ बनाया है ना कि आप सो रहे हो ना तो भी टैक्स लग जाता है, मतलब किसी होटल में, ठीक है। तो बंदा, मतलब बचत नहीं है कहीं पे। अब एक किसी बंदे ने सवाल पूछा था कि चले अब मैं सेशन को खत्म करता हूँ, मैं जनरली किसी बच्चे की कोई स्टोरी है तो वो बता दे, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि ये बेसिक्स हैं, ठीक है। आपको समझा देता हूँ, ये बेसिक्स हैं। आप इसमें बच्चों थोड़ा सा ना पढ़ लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, आगे ना। अब जो वकील है ना, वकला हजरात, जो वकला हैं, जो प्रोफेशनल सर्विस है, वो आहिस्ता आहिस्ता टैक्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया लोगों ने। आप हर तरफ दे रहे हो, जब से इमरान खान आया टैक्स शुरू हो गया, टैक्स शुरू हो गया।
टैक्स लग रहा है, इस चीज पे भी, इस चीज पे भी टैक्स है। थोड़ा सा हर किसी को नोटिस आने शुरू हो गए हैं, ज्यादातर लोगों को। तो इस तरह की चीजें चलनी शुरू होती हैं, तो फिर तब एहसास होता है कि ये लॉ तो कब का बना हुआ है, इस पे अप्लाई कोई नहीं कर रहा था। अभी एक लॉ है, कुछ अरसे बाद वो भी अप्लाई होगा, मैं से बता रहा हूँ। वो जो जरी इनकम पे टैक्स है, वो प्रोविंशियल मैटर है, उसको वो देख ही नहीं रहा प्रॉपरली। सो टैक्सेस हर हर एक एक फील्ड पे टैक्स है, बट उसको प्रॉपरली देखना, आप लोग इसको अगर समझोगे ना बच्चों, समझोगे, तो आपको समझ आएगी कि यार मतलब ये तो एक दुनिया ऐसी है कि जो मतलब पढ़ते जाओ और घुसते जाओ बीच में, कि यहाँ पे भी टैक्स है, यहाँ पे भी टैक्स है। आप लोग बहुत ज्यादा, मेरे नजदीक मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ कि यार ये चीज भी नहीं बख्शी इन्होंने, इस चीज को तो बख्श देते हैं बट उसको भी नहीं बख्शा होता ना। सो इसको अच्छे तरीके से समझ लो, ताकि ना कल को किसी भी जगह पे जॉब करते हो आप लोग, कहीं पे अपना कारोबार खोलते हो, तो आप लोगों को चीजें तो पता हो ना। ये चीज एक दफा हजरत उमर फारूक एक जगह से गुजरे थे, तो एक बंदे ने ना दुकान खोली हुई थी, पता नहीं कौन सी जगह थी। तो हजरत उमर फारूक ने कहा, ये तुमने दुकान कब खोली है? वो कहते हैं मैंने कल खोली है। तो वो कहते हैं कि तुमने बिजनेस के कवानीन पढ़े हैं, मतलब जो उनके अल्फाज से मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। कहते नहीं, कहते दुकान बंद करो, पहले वो पढ़ो, फिर आके कारोबार करो। हमारा मसला ये है कि हम भाग पड़ते हैं कंपनी बनाने के लिए, हम भाग पड़ते हैं कारोबार करने के लिए, हम कुछ भी हर चीज को पे भाग पड़ते हैं, हमारा पीछे वर्कआउट नहीं होता। अब इसी तरह जो गोरे हैं, गोरों ने कंसल्टेंट रखे हुए हैं। एक गोरे की भी रिटर्न होगी ना, किसी की भी, जो मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं जो गोरे हैं, जिनकी इधर पाकिस्तान में होती है या उधर यूके में होती है, जो भी होती है, तो वो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान ट्रांजेक्शन करी होती है, तो वो फिर कंसल्टेंट चाहिए होता है। सो द पॉइंट इज के जो गोरे होते हैं वो कहते हैं कि वी नीड अ लॉयर फॉर दिस। ठीक है, याद रखना, वो लॉयर, क्योंकि बाहर लॉयर ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में चार्ट अकाउंटेंट्स ये काम ज्यादातर कर रहे होते हैं, और उनको टेक्निकलिटीज लीगैलिटीज इस इतने ब्रेविटी में लॉ में नहीं घुसे होते। सो ये आपको तब समझ आएगा कि जब आप इसको जब घुसोगे, इसको समझोगे ना, तो ये आपको हर हर फील्ड में सपोर्ट करेगा। ये एक कानून है जो कि मिस हुआ है, लेकिन अब कुछ अरसे से आप जब सुन रहे होगे तो आपको लग पता गया होगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, जिसको तो किसी हम लोगों ने देखा ही नहीं है। पाकिस्तान में सालाना कोई 25 लाख 30 लाख, हद से ज्यादा 1 करोड़, 1 करोड़ तो होती नहीं है, सवाल नहीं पता, तो रिटर्न फाइल हो तो 40 लाख इतनी रिटर्न फाइल होती हैं। बकिया लोग किधर हैं? बकिया लोगों के कारोबार खुले हुए, रिटर्न नहीं फाइल करते। वो आएंगे टैक्स नेट में, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टैक्स नेट में जब आएंगे, तो किसने काम करना है? आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने आगे बढ़ना है इनका काम करने के लिए। तो ये चीजें जब पता होंगी तो पीछे से कर सकते हो, तो नहीं होंगी तो फिर नहीं कर सकते। अच्छा सर, व्हाई अनरियलाइज्ड लॉस आर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस? देखो बच्चे, अब मैं इसको समझाता हूँ, रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड में क्या फर्क है। रियलाइज ये है, अब मैं गेन समझाता हूँ। गेन क्या होता है, अनरियलाइज्ड गेन और रियलाइज्ड गेन। लेट्स से कि बैंक में आपने डॉलर रखे हुए हैं, आपके डॉलर पड़े हैं बैंक अकाउंट में, और आपने उसको कुछ अर्से आपने सुना होगा डॉलर 250 का मिल रहा है, ठीक है। अब आपने डॉलर बेचा, निकाला ही नहीं है बैंक में, लेकिन आपको पता चल चुका है कि आपका जो गेन है वो पहले 170 रुपए था, अब 250 रुपए में बिक रहा है, मतलब डॉलर। तो आपको सिंपल सी बात है कि 80 रुपए का गेन हुआ है, लेकिन आपको गेन तो हो गया, लेकिन क्या आपने बैंक से वो पैसे निकाले हैं डॉलर? जब आपने डॉलर निकाले ही नहीं है, कन्वर्ट ही नहीं किए, तो फिर आपका रियलाइज तो हुआ ही नहीं। जो चीज रियलाइज ना हुई हो, मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन इनकर ना हुई हो, तो वो अनरियलाइज बन जाती है। सिमिलरली डॉलर आपका था 200 250 रुपए का, आपने खरीद लिया है, और वो आपके आपको विद पैसे टाइम पता चला कि वो तो 150 रुपए का हो गया है, तो 100 रुपए का सीधा सीधा लॉस है आपको। लेकिन आपने बैंक से जब तक डॉलर निकाले ही नहीं है, जब तक एक्चुअल ट्रांजैक्शन इनकर हुई ही नहीं है, तो वो रियलाइज तो हुआ ही नहीं है आपको। तो जब रियलाइज हुआ ही नहीं है, तो रियलाइज लॉस आपका एक्चुअल में तो नहीं हुआ, तो फिर वो इनएडमिसिबल बन जाता है। एक्सपेंस तो हो गया एक तरह से, बट इनएडमिसिबल बन गया। सो ये इस तरह का कंसेप्ट है साजिद भाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी साजिद भाई। ठीक है बच्चों, किसी की कोई बात है, कोई कहना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछे।
मैं आपको समझाऊं? चलो गुड बच्चे। वो बच्चों वो बोल लो, माशाल्लाह मुंह में जबानें रखी हैं, बोल नहीं रहे। बोलो बच्चों। मैंने म्यूट, अब पहले मैंने खुद म्यूट करते थे पहले हम, अब आप लोगों को अनम्यूट की ऑप्शन दी हुई है, आप लोग बोल नहीं रहे। अच्छा ठीक है, नो सर, ठीक है बच्चे। चले हम सेशन फिर एंड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस के भी बता दें बच्चे, सेम यही है। जब तक रियलाइज नहीं होगा, जब तक इस तरह की चीजें, जो एक्सपेंस है आपका, ऑल्दो इनकर हो गया है, आपको नजर आ रहा है, बट आपके ऊपर, आपके फाइनेंशियल्स पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो अनरियलाइज्ड है। सिमिलरली मैं आपको सिंपल बताऊंगा, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, ठीक है, जो ग्रेचुइटी फंड या इस तरह के जितने भी फंड्स होते हैं, आपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, बट आपको पता चल चुका है कि ये मेरे पैसे डूब गए हैं, ठीक है। आप ऑल्दो वो लॉस इनकर हो चुका है, आपको नजर आ रहा है, बट रियलिटी में क्या हुआ है कि आपको लॉस फाइनेंशियल्स में कहीं पे नहीं बुक हो रहा, तो जिसकी वजह से आपने उसको बुक नहीं करते, और ये सब एक्सपेंसेस, सब तरह के लॉसेस, सब तरह की इनकम, रियलाइज अनरियलाइज, ये इसी तरह चलता है। अब सिंपल सी बात ये है, अगर हम आगे बात चलते हैं इसको लेके, कि ये जो मैंने रेवेन्यू बुक किया हुआ था, रेवेन्यू मैंने बुक कर दिया था बच्चे इसका, ये 500 मिलियन, 500 मिलियन जो है बच्चे, इसमें से 100 मिलियन ऐसा है कि जो कि मेरा रेवेन्यू तो रियलाइज तो हुआ ही नहीं है कहीं पे। मतलब 100 मिलियन ऐसा है कि वो मुझे कहीं से आया ही नहीं है, जब मेरी बुक्स में आया ही नहीं है, मेरा वो अनरियलाइज्ड रेवेन्यू है। लेकिन मैं यहां पर लिख दूंगा, नीचे मैं उसको एडमिजिबल डिडक्शन में डाल दूंगा। तो मेरे जो 500 में से, अब यहां पर समझो कि ये जो है 7 पॉइंट आ जाओ जी, अनरियलाइज, ठीक है, ये आ गया जेएस में। ठीक है, तो मेरा ये अब रेवेन्यू तो मैंने बुक कर दिया 500 मिलियन, बट मेरा अनरियलाइज्ड रेवेन्यू है, तो मैं उसको अपने एक्सपेंस आउट कर दूंगा उसको। तो मेरा एक्सपेंस कितना बढ़ गया, 500 से 613 मिलियन हो गया। तो फिर ये सारा ट्रांजेक्शन, और मेरा लॉस भी फिर इस तरह बढ़ जाता है। तो ये इस तरह चीजें ट्रांजेक्शन चला करती है। ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम, इसी सेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, रिटर्न को कंक्लूड करेंगे, ताकि हम आगे लेके चल सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, नॉट अ प्रॉब्लम बच्चे।